गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करें। समांतर श्रेणियां, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, देखिए। 0 और 15 के बीच 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, 0 और 50 के 0 to 50, 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर कौन कौन होंगे? ठीक है, ऑड नंबर्स ठीक है डियर स्टूडेंट, फाइंड सम ऑड नंबर बिटवीन, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 are 0 और 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन आती हैं? विषम संख्याएं, और नंबर्स कौन कौन आते हैं डियर स्टूडेंट? कहां से स्टार्ट होते हैं ऑड नंबर? 1 से 1, 3, 5, 7 और लास्ट वाली कौन सी है? 49। क्योंकि 0 से 50 चाहिए तो 50 तो इवन नंबर है, 0 से 50 के बीच चाहिए, 50 इवन हो गया, उससे पहले वाला आपका ऑड है। अब आप लिख देंगे दिस इज एन एपी, यह एपी है कि नहीं है? ये समांतर श्रेणी बनी कि नहीं बनी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी कि नहीं बनी? 1, अगला 3 है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है ना? तो आप देखिए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया डियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, प्रथम पद आपका 1 है। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये तो होगा, एपी है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में पहले को माइनस करेंगे, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। आपको सम चाहिए, किसका सम चाहिए ना? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। आपको सम चाहिए यहां से लेकर यहां तक। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, केवल एन पता हो जाए तो हमारा काम हो जाए। कि 1 से लेकर के 49 तक के नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं, इसमें 49 जो टर्म है ये कौन सा वाला है? ठीक है, एन की वैल्यू चाहिए। तो माना एपी में एन पद हैं, लेट देयर आर एन टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में एन टर्म हैं, इस समांतर श्रेणी में एन टर्म हैं। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, ए एन टर्म कितना है? 49 है, इसी को मैंने nth टर्म का है, एनवा पद। तो 49 इज इक्वल टू ए आपका कितना है? 1 प्लस एन तो चाहिए, n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 2 है। अब इसको यहां ट्रांसपोज कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1। तो कितना हो गया ये? n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48,
n-1 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये दो जो मल्टीप्लाई में है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 48/2, ये हो गया 24। तो आपके पास आ गया n-1 इज इक्वल टू 24। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि आप n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 24 + 1 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये जो एपी है इसमें कुल 25 टर्म्स हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सम, आप सम निकालिए एस 25, ये 25 टर्म है ना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l। n/2 किसी एपी में n टर्म्स हैं, तो n/2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो सब कुछ है। ठीक है, n आपका 25 है, 25/2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 49, लास्ट टर्म आपका ये है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 49 है, ये कितना हो जाएगा S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू ये हो गया 50 आ गया 50। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, सॉरी इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 25 हो गया, 2 से 50 को कैंसिल करेंगे 25, तो S25 हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625 हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो सम आ गया डियर स्टूडेंट वो आ गया 625। ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे सम यू ये आ गया डियर स्टूडेंट आपका 625। बस पहले हमने एपी बनाई, एपी का एन टर्म निकाला और उसके बाद सम का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है आपका। इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो काफी लाभ होगा आपको। अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया आ गया होगा कि किस रूप में इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे पता चलता है कि एपी क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, या एपी का फर्स्ट टर्म हमको कैसे पता चलता है, एपी में कॉमन डिफरेंस का पता कैसा चलता है, एपी में टोटल टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, एपी के एन टर्म को कैसे निकालते हैं, और एपी में सम ऑफ द एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, ये तो सब कुछ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding date being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रियलिस्टिक। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, उन्होंने कोई काम करने का ठेका लिया। अब उसमें पहले ही तय हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठेका में कोई काम जो लोग करते हैं, लेते हैं,
वो पहले तय हो जाता है कि इतने दिन में कंप्लीट करना है। अब यदि उतने दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो इस क्वेश्चन में उनके लिए पेनल्टी है, दंड का प्रावधान है। क्या है कि यदि एक दिन लेट हो गए, जैसे माना कल तक काम पूरा होना था, नहीं हुआ, आज तक आ गया, तो आप पे 250 रुपये पेनल्टी लगेगी, 200 रुपीज़। पहले दिन के लिए 200 रुपीज़ पेनल्टी है। यदि आज भी काम पूरा नहीं हुआ, काम कल तक चला गया, तो 50 रुपीज़ और बढ़ जाएंगे, 250। यदि कल भी काम नहीं समाप्त हुआ, परसों काम जाके समाप्त, तो 250 में 50 और प्लस कर लीजिए तो 300 हो गया। तो इस रूप में कंटिन्यू जो पेनल्टी है उसकी अमाउंट पर डे 50 रुपीज़ बढ़ जा रही है। ठीक है, तो 30 डेज के बाद 30 दिन तक, 30 दिन का विलंब यदि उन्होंने 30 डेज डिले किया है तो कितना पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें एक एपी बन रही, कैसे? पहले दिन के लिए 200 है, रुपीज 200 की पेनल्टी है। फिर इसमें 50 रुपीज जुड़ जाएंगे, तो दूसरे दिन के लिए हो गया। फिर जो रुपीज 50 प्लस हो जाएंगे 300 हो गया। फिर 50 रुपीज प्लस हो जाएंगे 350 हो गया। और डैश 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 कितने दिन? 30 डेज। ठीक है, कुल विलंब के दिन, टोटल डिले, टोटल डिले डे n इज इक्वल टू 30। ये सीरीज जो चलती रहेगी इसमें 30 टर्म्स होंगे, 200, 250, 300, 350 पेनल्टी ऐसे बढ़ती जाएगी और 30 डेज तक लगेगी, क्योंकि 30 डेज तक उन्होंने विलंब किया है, 30 डेज तक डिलीट किया है। तो अब ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगी? दिस इज यह एक एपी है, दिस इज एन एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, नहीं बन गया? देखो कॉमन डिफरेंस देखो, 25 माइनस 200, 50, 300 माइनस 250, 50, 350 माइनस 300, 50। ये कॉमन डिफरेंस तो बन गया। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 50। कॉमन है, सभी जगह कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है, पदों के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम है, इसका मतलब ये एपी है, यह एक एपी है, दिस इज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म आप निकाल लीजिए। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 200। इसका फर्स्ट टर्म है 200। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर d इज इक्वल टू 50। आया नहीं है? d कितना हो गया? 250 माइनस 250 हो गया। n कितना है? टोटल टर्म, कुल पद। अब हम तो ए बी के हिसाब से कह रहे हैं, n इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो टोटल पेनल्टी, ठीक है, कुल जुर्माने की राशि 30 दिन बाद, कुल जुर्माने की राशि। अब इसको आपने एपी हो गया आपका, तो आपको इस एपी के 30 डेज का सम निकाल देना है, इस एपी के 30 टर्म्स का सम निकाल देना है। वही क्या हो जाएगा? पेनल्टी हो जाएगी, 30 दिन बाद कुल जुर्माने की राशि। ठीक है, इफ यू डिलेड for the process, how much money the contractor has to pay as penalty? Total penalty, टोटल ये तो पूछ रहे हैं आपको
टोटल पेनल्टी इन 30 डेज, 30 डेज में कुल पेनल्टी कितनी हुई। तो आप ये कर लीजिए कि एस एन इज इक्वल टू क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला नहीं लगाया। कौन सा वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये वाला नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है पर इसका लास्ट टर्म नहीं पता। तो निकाल तो सकते हैं उसको, पर है नहीं पता, इसलिए सीधा इसी को यूज करता हूँ। ठीक है ना, लास्ट टर्म होता तो सीधे यहाँ रख लेता, तो लास्ट टर्म है नहीं, निकालना पड़ेगा। एक नई और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस एपी का 30th टर्म 30वां पद निकालें। तो जब मेरे पास सीधा ये वाला फॉर्मूला, तो इसी को यूज कर लेता हूँ। तो एस एन मतलब एस 30, एन बाई टू, एन मतलब 30, 30 बाई टू। ठीक है, इस एपी के 30 टर्म्स का सम 2 इंटू ए कितना है, ए है आपका 200 प्लस एन, एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू बी कितना है 50। ठीक हो गया, डी कॉमन डिफरेंस आपका 50 आया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देना, सिंपल सा हो गया। तो कैसे सॉल्व होगा, एस 30 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इससे कटेगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा आपका। अंदर आप देखिए 2 इंटू 200 ये 400 हो गया, प्लस ये हो गया 29 इंटू 50, यहाँ कर लीजिए 29 इंटू 50 को 0, ये आ गया 1450 आ गया। ठीक है, 1450 एस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 1850, 1450 प्लस 400 कितना हुआ 1850। तो एस 30 कितना हो गया, इसका यहां मल्टीप्लाई करिए, 15 0 का 0, 15 5 जा 7, 15 8 जा 120 और 7, तो 7 12 और 15 और ये हो गया 27। इतने रुपए पड़ेंगे 27,750। टोटल पेनल्टी जो पड़ेगी वो रुपीज पड़ेगी, टोटल पेनल्टी। कुल दंड या कुल जुर्माना कितना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, 30 डेज के बाद रुपीज 27,750 या 27,750। तो कुल मिला के काम क्या है, एपी बनानी है। एपी जब बन जाएगी तो एपी को सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो एपी में जो पूछा हुआ है, यहाँ पर सम पूछा हुआ था तो सम निकाल दिया। तो जो डिमांड है क्वेश्चन की उसके हिसाब से हम काम करेंगे, और तरीके सब में एक ही है। या तो सम ऑफ द एन टर्म्स निकालना होगा, या तो कहीं पर एन टर्म निकालना होगा, ये तो कर रहे हैं सारा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आप और देखिए, आप देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है डियर स्टूडेंट, इसको देखिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes.
अब कितना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए अब बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेबल क्वेश्चन है। किसी स्कूल में स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई लिखाई का काम के लिए 700 रुपीज़ का प्राइज देना है, सब 7 बच्चों को देना है, 7 है, 7 प्राइजेज हैं और 700 के प्राइज हैं। पर प्राइज की कंडीशन है, जो पहले नंबर का प्राइज है वो दूसरे से 20 रुपीज़ ज़्यादा है, दूसरे नंबर का जो प्राइज है वो तीसरे से 20 रुपीज़ ज़्यादा है, तीसरे नंबर का प्राइज चौथे से 20 रुपीज़ ज़्यादा है, या दूसरे नंबर का प्राइज पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है, जो थर्ड प्राइज है वो सेकंड प्राइज से 20 रुपीज़ कम है, जो फोर्थ प्राइज है वो थर्ड वाले प्राइज से 20 रुपीज़ कम है। आप समझ रहे हैं? तो अभी ये कुछ पता नहीं कि पहला प्राइस कितना है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है कि कुल 700 के प्राइस बंटने हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालना है देखिए। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइस बी ₹X, माना पहला पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार लिखा हुआ है, पुरस्कार, पहला पुरस्कार ₹X है। ठीक है, इसमें आप एक एपी बनाएंगे। कैसे बनेगी एपी? फर्स्ट प्राइस आपका X रुपीज का है, फर्स्ट प्राइस आपका X रुपीज का है। ठीक है, दूसरा जो है वो पहले प्राइस से 20 रुपीज लेस है, कम है, तो कितना हो जाएगा X माइनस 20। ओके, जो सेकंड प्राइस है पहले से 20 रुपीज कम है तो X माइनस 20, जो थर्ड प्राइस है उससे 20 रुपीज कम है X माइनस 40, जो नेक्स्ट प्राइस है उससे 20 रुपीज कम है X माइनस 60 एंड अप टू सो। ऐसे करते करते कितने प्राइस है? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल प्राइस, कुल पुरस्कारों की संख्या, कुल पुरस्कार कितने हैं? n इज इक्वल टू 7, कुल 7 पुरस्कार हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, कुल पुरस्कार कितने? 7 है। अब आप देखिए टोटल सम ऑफ प्राइजेस, या सम ऑफ प्राइजेस लिख दीजिए, टोटल सम क्या करना है? सम ऑफ प्राइजेस लिख दीजिए, सम ऑफ प्राइजेस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, पुरस्कारों का कुल योग, पुरस्कारों का कुल योग बराबर ₹700, 700 के कुल प्राइस बांटे गए। क्लियर होगी? ठीक है, अब जो पहला प्राइस देखिए, कुल तो ये तो सम है, इन सब का सम 700 है। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट प्राइस, पहला पुरस्कार कितने का आ गया उस टाइम? पहला पुरस्कार आपका कितने का है? A इज इक्वल टू X, यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और AP तो है ही, इसमें से माइनस करूंगा तो 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो AP तो बन गई ना। हम तो उसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक हो गया, गणित के हिसाब से इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मान लेते हुए AP है। ठीक हो गया, और उस AP का फर्स्ट प्राइज आपका कितना? X रुपीज है। तो AP का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, CD लिख दिया मैंने शॉर्ट में, D इज इक्वल टू कितना?
अब कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, इसमें से माइनस होता है या इसमें से माइनस होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे x माइनस 20 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 20। हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया एपी का वो माइनस 20 है, ठीक होगी। अब ये भी आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द प्राइजेस 700 है, तो S7 दिया हुआ है, 7 जो प्राइस हैं आपके उनका सम दे रखा है 700, ठीक है। और आप जानते हैं कि Sn क्या जानते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S7 इज इक्वल टू n/2, n मतलब 7, 7/2 इंटू 2a, ये कितना x है, प्लस n मतलब 7, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया माइनस 20। जो जो इंफॉर्मेशन है यहां रख देते हैं। n कितना है, 7 प्राइस है तो 7/2, 2a, ये क्या है, फर्स्ट टर्म इसका x है, प्लस n आपका 7 है तो 7 माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस 20, ठीक हो गया। तो S7 कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए 7/2 2x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 आ गया, 6 इंटू 20 कितना हो गया 120, ठीक हो गया। आप 2 से इसको डिवाइड करिए, तो S7 आपका कितना हो गया, S7 भी दिया हुआ है, दिस 700, देख रहे हैं, ये 700 आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू, इस 2 डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो यहां पर बच जाएगा x, और यहां डिवाइड करेगा 2, यहां 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 60। तो इसकी वैल्यू यदि निकालना चाहते हो, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कितना हो गया 700/7, ये हो गया 100, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 100, क्या इक्वेशन है, x माइनस 60 इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 100 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू हो गया 160। आपको निकालना क्या है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला पुरस्कार आ गया, ठीक है, पहला पुरस्कार आपका आ गया है, ठीक है ना। और 7 प्राइज है, 7 पुरस्कार है, तो उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन पुरस्कार कितने का है, बाकी इसकी आवश्यकता तो है नहीं, जो मेन चीज आपने निकाल दी है ये। बाकी इस एपी के पूरे 7 टर्म्स से, सीधी सीधी भाषा में कहें तो इस एपी के पूरे 7 टर्म्स चाहिए, तो केवल x पता चल गया, x पता चल जाएगा तो सारे टर्म निकल जाएंगे, तो यहाँ पर x की जगह 160 160 160 160, तो मुझे सारे टर्म इसके निकल जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे मैं इसको बताता हूं क्वेश्चन को, देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसा निकालिए, ठीक है ना। इस रूप में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, ठीक है, प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू है ना, फर्स्ट प्राइज आपका x रुपीस का है, तो ये आपका 160 का आ गया, तो 160 हो गया, ठीक हो गया। द्वितीय पुरस्कार सेकेंड प्राइज रुपीस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x माइनस 20 है, ठीक है, तो x की जगह आप कितना कर लीजिए 160 माइनस 20, फिर हो गया रुपीस कितने का 140 का हो गया, सेकेंड वाला। थर्ड प्राइज, तृतीय पुरस्कार, थर्ड प्राइज कितने का हो गया रुपीस, ये है ना थर्ड वाला,
तो मतलब सीधे सीधा आप देख रहे हैं कि पहला वाला प्राइस 160 का है, तो दूसरा वाला 20 रुपीज कम का है 140, तीसरा वाला इससे 20 रुपीज कम है तो ये हो जाएगा 120। फोर्थ प्राइस कितने का हो गया, फोर्थ प्राइस आ गया इससे 20 रुपी लेस, क्योंकि एपी ऐसी है कि अगला आने वाला जो पुरस्कार है पहले वाले से 20 रुपीज कम है, ये इससे 20 रुपीज कम है, ये इससे 20 रुपीज कम है, ये इससे 20 रुपीज कम है। तो जो पहला वाला 160 निकल गया तो इससे 20 रुपीज कम कौन होगा 140, इससे 20 रुपीज कम कौन होगा 120, इससे 20 रुपीज कम कौन होगा 100। फिफ्थ प्राइस पांचवा पुरस्कार कितना हो गया रुपीज, इसमें 20 रुपीज लेस कर दीजिए, माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, सिक्स प्राइस आपका कितने का हो गया, इसमें 20 रुपीज आप और माइनस कर लीजिए तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 का, 80 माइनस 20 60 हो गया। और सेवंथ जो है, सेवंथ प्राइज सातवां पुरस्कार, इसमें 20 रुपीज और कम कर लीजिए तो ये हो गया 40। तो ये आपके पुरस्कार हो गए, क्या क्या हो गए 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, ये 100, ये 80, ये 60 और ये 40, ये आगे 7 प्राइस। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने, बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आए, बिल्कुल प्रैक्टिकल पर। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टाइप की कई व्यावहारिक समस्याएं आपके सामने आती हैं और उनको आप सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो इस रूप में काम करेंगे। अभी एक लेक्चर इस पे और कम से कम लगना है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।